सो आई एम गोइंग टू कवर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स। उस दिन मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि जो कोई भी सामान लेके मार्केट से लेके आते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द कस्टमर, एंड दोज हु आर गोइंग टू यूज दैट प्रोडक्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द कंज्यूमर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग को दिया गया है, फूड प्रोडक्ट्स, डिश वॉशर्स एटसेट्रा। Now, consumer goods or final goods are goods sold to consumers for their use or enjoyment. ये तो हम लोगों ने अभी देखा ही है। कंज्यूमर गुड्स, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कंज्यूमर गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस गुड्स। मीन्स कोई चीज़ ऐसी होती है जो कुछ समय के लिए रहती है। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द मिल्क। मिल्क को हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। सो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। और ड्यूरेबल मीन्स जो लग्जरी होती है उसको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और सर्विस गुड्स भी कुछ होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय द कंपनी टू अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड एज द सर्विस गुड्स। Here you can see example of the producer goods industries। आप देख सकते हो कि व्हीकल है और बहुत ही मतलब ये हैवी इंडस्ट्रीज है, तो इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे बायर का कोई रोल नहीं है। जब मार्केट से कोई कार परचेज की बुकिंग करता है तब वहाँ पे बायर का रोल आता है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज के बारे में ये बताया गया है। उस दिन इंडस्ट्रीज में हम लोग रुके थे। नाउ नेक्स्ट वन इज द हैवी इंडस्ट्रीज। ये सारा कुछ में आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, कहीं अलग से हम कुछ नहीं लाए हैं, बस मैंने इसको पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। सो हैवी इंडस्ट्रीज की कुछ क्वालिटीज होती हैं कि मैन्युफैक्चर्स हैवी प्रोडक्ट, सेल्स टू बिजनेस और गवर्नमेंट। ये जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है इसके प्रोडक्ट मोस्टली गवर्नमेंट को या बड़े बिजनेसमैन को ही जाते हैं। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, या जैसे अभी हम लोगों ने पिक्चर देखा था ये कार प्रिपरेशन का, तो यहाँ पे कैपिटल ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स। डेफिनेटली जो भी वर्कफोर्स होंगे, जो भी लेबर होंगे, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, सब अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज नॉर्मली लोकेटेड फार अवे फ्रॉम क्राउडेड एरिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ये इंडस्ट्री फैलाती है। इस वजह से जो क्राउडेड एरिया है जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक रहती है उस जगह से ये इंडस्ट्री काफ़ी दूर स्थापित की जाती है ताकि लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। हाई बैरियर्स टू एंट्री, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी इस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें आना, एंट्री एंड एग्जिट ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी इसमें इजीली एंट्री नहीं कर सकता। इसके अपोजिट में हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है लाइट इंडस्ट्रीज की। लाइट इंडस्ट्रीज क्या होती है, इसके अपने कुछ है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइट प्रोडक्ट। ये जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत लाइट होते हैं। मतलब वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द मेडिसिन, वेट में बहुत कम होते हैं। सेल्स टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली, ये कंज्यूमर्स को डायरेक्टली भी कंपनी बेच सकती है। थर्ड वन इज रिक्वायर्स लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें उतनी जरूरत नहीं पड़ती है जितना कि अभी हम लोगों ने हाई इंडस्ट्रीज में देखा है, इसमें कैपिटल की कम जरूरत पड़ती है। स्किल्ड लेबर इसमें भी चाहिए, क्योंकि अगर लेबर स्किल नहीं होंगे तो सारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। सो ये तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द हाई इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्री दोनों के लिए स्किल्ड लेबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आर अलाउड टू ऑपरेट नियर रेसिडेंशियल एरियाज एंड पब्लिक प्लेसेस। अभी हमने हाई इंडस्ट्रीज में देखा है कि पब्लिक प्लेस से बहुत दूर उस इंडस्ट्री को स्थापित किया जाता है, बट हियर रेसिडेंशियल इंडस्ट्रीज को, सॉरी लाइट इंडस्ट्रीज को हम जहाँ पे लोग रहते हैं उसके नियर बाय भी हम स्थापित कर सकते हैं। एंड लो बैरियर्स टू एंट्री, इट मीन्स कि यहाँ पे आप इजीली एंट्री भी कर सकते हैं एंट्री में इंडस्ट्री में, और इजीली हम आउट भी हो सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है।
ट्रेड तो उस दिन हम लोगों ने देख ही लिया था कि ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कुछ और चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। देखते हैं कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। सो इंटरनल ट्रेड मीन्स विदिन बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, एंड सेकेंड पॉइंट इज पेमेंट इज डन इन नेशनल करेंसी। सो इंटरनल ट्रेड मतलब जो एक देश के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल ट्रेड। इसीलिए जो पेमेंट होता है वो उसी देश की करेंसी में किया जाता है, कहीं बाहर के देश की करेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट वन इज इंटरनल ट्रेड, फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब देखते हैं होलसेल ट्रेड क्या होता है। बाइंग एंड सेलिंग इन अ लार्जर क्वांटिटी, मतलब बाइंग एंड सेलिंग होलसेल ट्रेड में एक दो क्वांटिटी में नहीं होगा, 1000-10,000 की क्वांटिटी में होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लार्जर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट इज अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड इज कॉल्ड एज होलसेलर। तो उसके यहाँ पे जो भी पर्सन ट्रेड करता है होलसेल में उसे होलसेलर कहा जाता है। इसके अपोजिट रिटेल ट्रेड क्या है, आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी दुकान है और इस दुकान में बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ में रखे हुए हैं। सो बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉलर क्वांटिटी, ये रिटेल ट्रेड में होता है। अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड एज द रिटेलर। जो पर्सन काम करता है उस दुकान में बैठ के या कहीं छोटी सी जगह में बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ में रखता है, उसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, ये दोनों पार्ट तो इंटरनल ट्रेड का था। अब आते हैं नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड टेक्स प्लेस अक्रॉस द कंट्री, इट मीन्स ट्रेड बिटवीन नेशंस। जब ट्रेड एक कंट्री में ना होके दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री में एक साथ होता है, ग्लोबल वे में होता है, सो उसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड। Foreign trade is also divided into three parts: import trade, export trade and re-export trade. ये उस दिन हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो सभी को पता है, लेकिन री एक्सपोर्ट ट्रेड थोड़ा सा नया है हम लोगों के लिए, तो वो देखते हैं कि क्या है। इम्पोर्ट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, सो दैट इज कॉल्ड एज, हम लोग हमेशा कहते हैं ना ये इम्पोर्टेड माल है, ये इम्पोर्ट किया हुआ है, सो दैट इज द इम्पोर्ट गुड्स। सेकेंड वन इज व्हाट, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब हम अपने कंट्री में किसी भी सामान को बनाते हैं और बाहर की कंट्री में उसे हम बेचते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहां पे हम सेलर हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट कहा गया है। एंड थर्ड वन इज री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो री एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब कभी हम किसी बाहर की कंट्री से सामान मंगवाए, अपने यहाँ हमने उसमें कुछ और भी ऐड किया या नहीं भी ऐड किया, तो हमने बहुत बल्क में मंगवाया और अब हम धीरे धीरे करके उसको नेबर कंट्री में उसको बेच रहे हैं, तो हम उसमें कुछ चेंज करेंगे या नहीं करें, डिपेंड्स ऑन अस, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव होता है। तो एक कंट्री से मंगाना अपने यहाँ और यहाँ से बेचना दूसरे के यहाँ, तो इसे हम लोग कहते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड, व्हेन अ कंट्री बायज गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। एक एग्जांपल लेके आई हूँ यहाँ पे, व्हेन इंडिया बॉट मशीनरी फ्रॉम द यूएसए। जब इंडिया मशीनरी यूएसए से बॉट करता है, इसको हम लोग इम्पोर्ट ट्रेड कहते हैं। और एक्सपोर्ट ट्रेड का एग्जांपल है व्हेन इंडिया सेल्स टी टू यूएसए। जब हम अपनी चाय यूएसए को बेचते हैं, तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। डी एक्सपोर्ट ट्रेड का एग्जांपल लेके आई हूँ। It is also called as interport trade when the goods are imported from one country and same are exported to another country. अभी मैंने बताया कि एक कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में बेच देते हैं, उसे हम री एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। Goods are imported in larger quantity and re-export in neighboring countries. Same example. अब यहाँ पे उस दिन हम लोगों ने देखा था एड्स टू ट्रेड, लेकिन एग्जाम्पल नहीं देखा था, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। एक्टिविटीज which facilitate the trade are called as aids to trade. It helps
इन फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। उस दिन हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक ट्रक के द्वारा सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाया जाता है। एग्जाम्पल इज गिवन हियर। Example is given here. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन का तो हम लोगों ने देख लिया था, कम्युनिकेशन भी, बैंकिंग। बैंकिंग के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहती हूँ कि बैंकिंग में कभी कभी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हम अपने सामान को किसी के यहाँ बेच रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बंदा हमें नहीं जानता, हम उस बंदे को नहीं जानते, तो उस केस में बैंक का रोल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बैंक गारंटी लेता है, हमारी तरफ से हमारी बैंक गारंटी लेगी और उन कंट्री की जगह से उनकी बैंक गारंटी लेगी। तो बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये दोनों बैंक आपस में एग्री होंगे देन ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज पॉसिबल। वेयर हाउसिंग का तो है कि हम लोग सामान यहाँ पे रखते हैं। इंश्योरेंस, इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस का। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम शिप के द्वारा अगर सामान को बेचते हैं और मान लीजिए रास्ते में शिप डूब गई तो पूरा सामान भी डूब गया, तो ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा कि पैसा कौन देगा, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर? तो ये ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी। और कैसे क्या कवर करेगी, ये अंडरस्टैंडिंग इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच में होता है। एंड सेल्समैनशिप, जो सेल्स करते हैं। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में एडवर्टाइजिंग की बात किया जाए तो बिना एडवर्टाइजिंग शायद सेल्स पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एंड मर्केंटाइल एजेंट, जो बीच में काम करते हैं एजेंट के रूप में, ताकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो पाए। नेक्स्ट है ट्रेड प्रमोशन ग्रुप्स इनसाइड अ कंट्री, जो भी अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में सिर्फ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सामान बहुत अच्छा निकल गया, तो उसमें हमारे साथ साथ पूरे कंट्री का भी नाम होता है, तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम्पल उस दिन सिर्फ यही बताया था मैंने, एड्स टू ट्रेड, तो इसके एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड बैंकिंग। ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक में दिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग और पूरी एक्सप्लेनेशन रहेगी, आप इसको देख लीजिएगा। और क्योंकि मैं कुछ और भी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपको कवर करने वाली हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। ट्रेड एंड कॉमर्स सब कुछ हम बता चुके थे उस दिन। ये कीवर्ड्स जो हाँ, यहाँ से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किसी भी चैप्टर के लास्ट में कीवर्ड्स दिया होता है और उस कीवर्ड्स में 10 to 15 पॉइंट्स दिए होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन होता है। जैसे यहाँ पे पेज नंबर 17 पे आपको दिया गया है एडवर्टाइजिंग क्या एडवर्टाइजिंग है, एड्स टू ट्रेड क्या है, ये सारा कुछ आपको लास्ट में दिया गया है। बैंकिंग, देन बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ उस दिन हम लोग देख चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इसको लास्ट वाले जो भी पॉइंट है उसको मैंने पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। एम्प्लॉयमेंट, okay, this was my today's, but for you people I brought some important thing and that is very important। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने में और ये करने में। अभी मैं आपको वहाँ सेकेंड स्लाइड में लेके चलती हूँ जो आज का टॉपिक है। वो उस दिन का पार्ट था क्योंकि मुझे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन लेनी थी, इसलिए मैं रुक गई थी वहाँ पे। बट आज की स्लाइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आज जो मैं आप लोगों को कवर करने वाली हूँ दैट इज
Who is entrepreneur? What is entrepreneurship? What are the qualities of a good entrepreneur? What is promotion? Who is promoter? Distinction between entrepreneur and promoter. Types of promoter. What is proprietary concern? What is partnership concern? What is joint stock company? How to do registration of company? What is memorandum of association? What is articles of association? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे होता है एंड एट लास्ट व्हाट इज प्रोस्पेक्टस और उसके बाद में आएगा व्हाट इज ल्यू इन प्रोस्पेक्टस तो वो हम आगे चल के स्लाइड के थ्रू देखेंगे पहले बिगनिंग से हम स्टार्ट करते हैं हु इज एंटरप्रेन्योर अ पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर ऐसा बंदा जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है और शायद मार्केट में ऐसा बिजनेस भी ना हो उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं An entrepreneur creates form to realize their idea known as entrepreneurship, which aggregates capital and labor in order to produce goods or services for profit. तो एंटरप्रेन्योर सबसे पहले एंटरप्रेन्योर हम उसे कहते हैं जिसके पास न्यू आइडिया हो अगर आइडिया अच्छा होगा तो वो गुड एंटरप्रेन्योर बन सकता है ये चार्ट उस दिन हम लोग देख चुके थे Entrepreneur is the one who innovates and introduces something new in the economy जो पूरे सिर्फ अपने लिए नहीं लाता है पूरे इकोनॉमी के लिए नया चीज लेके आता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं अब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है व्हाट इज द डिफरेंस सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डेवलपिंग एंड ब्रिंगिंग अ विजन टू लाइफ तो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे डिफरेंस दे दीजिएगा वहाँ पे एंटरप्रेन्योर वो होता था जो हु ब्रिंग्स न्यू आइडिया और एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डेवलपिंग एंड ब्रिंगिंग अ विजन टू लाइफ ये एक प्रोसेस होता है सारी चीजों को रियलिटी में लाने के लिए ये कंचन मैम कल इसको एक्सप्लेन करेंगे इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ अब जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कॉमर्स के लिए और अगर नॉन कॉमर्स हैं आप भी तो फिर मैं बहुत इजी वे में इसको लेके आई हूँ आप भी समझने की कोशिश करिएगा एक कंपनी कैसे स्टार्ट होती है या पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होता है उसकी सारी चीज मैं एक बिगिनिंग में लेके आई हूँ आगे की तरफ चलो सुनो तो बिगिनिंग है हमारा व्हाट इज प्रमोशन सो अ बिजनेस एंटरप्राइज डजंट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने आप नहीं आता है उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इट इज अ रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर हु कंसीव द आइडिया बेस्ड ऑन हिज नॉलेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू लॉन्च द बिजनेस वेंचर तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर आइडिया लेके आता है उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करने के लिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है तो प्रमोशन में भी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस प्रमोशन तो हम लोग देखते हैं कि प्रमोशन किया जाता है किसी भी पिक्चर का तो वो किसी भी अगर मूवी आती है तो उसका प्रमोशन हम लोग देखते हैं कि किया जाता है ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच पाए So promotion may be undertaken for the purpose of setting up new business, for the expansion of existing business, or for combining two or more businesses form. तो प्रमोशन हम लोग नए बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं और अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें अब नई चीज हम क्या लेके आ रहे हैं उसके लिए भी प्रमोशन हो सकता है और कंबाइनिंग टू और मोर बिजनेस फर्म अगर हम दो कंपनी को दो बिजनेस को एक साथ में मिला के चलना चाहते हैं तो वो भी हमारा प्रमोशन में आता है A business enterprise doesn't come into existence on its own. It is the result of the effort of an entrepreneur. वो हमने अभी देखा है सारी चीजें. He also brings an idea which is based on his knowledge of business opportunities. जो important point है, he is also known as promoter. Entrepreneur को हम promoter भी कहते हैं. तो कैसे डिफरेंस है आगे चल के देखते हैं इसको डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड प्रमोटर दोनों में डिफरेंस क्या है अगर एंटरप्रेन्योर प्रमोटर हो सकता है तो क्या डिफरेंस है
तो those who are innovators and risk bearers are strictly known as entrepreneurs. जो खतरों से खेल के नए बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जबकि who take steps to set up the business and make it operational are known as promoters. ऐसे पर्सन जो कि ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर के पास आइडिया है, उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करने के लिए जो काम करते हैं उसे हम प्रमोटर्स कहते हैं. In other words, person who brings company into existence are known as promoter. ऐसे person जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में रियलिटी में लेके आते हैं उसे हम प्रमोटर्स कहते हैं. ये आपके बुक में दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स, जिसको मैं पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट कर रही हूँ. तो पहला है हमारा प्रोफेशनल प्रमोटर्स. प्रोफेशनल प्रमोटर्स में दीज आर स्पेशलिस्ट इन फॉर्मिंग न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस. ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी बिजनेस को लाने के लिए एग्जिस्टेंस में. After promoting an enterprise, they eventually hand over the control and management to the shareholders of the company. ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आते हैं, और जब कंपनी स्टार्ट होती जाती है, अच्छे से रन करने लगती है, प्रॉफिट अर्न करने लगती है, शेयर होल्डर सेटिस्फाइड होते हैं, डायरेक्टर सेटिस्फाइड होते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये उस इंडस्ट्री से या उस बिजनेस से ये हट जाते हैं, क्योंकि ये आते ही हैं सिर्फ बिजनेस को रन कराने के लिए. इसीलिए इनको कहा गया है प्रोफेशनल प्रमोटर्स. सेकंड है हमारा फाइनेंशियल प्रमोटर्स. तो देखते हैं ये क्या है. अ फाइनेंशियल प्रमोटर इज अ प्रमोटर who invests capital in a company or financial institution and helps to promote the business. तो फाइनेंशियल प्रमोटर वो होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को पैसे देते हैं ताकि वो बिजनेस रन कर सके. They aim to assess the market financial situation and start the company at right situation and start a company at the right moment. कंपनी को कब स्टार्ट करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किसके लिए स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्रमोटर को होती हैं. तो जो पहले हमने देखा है प्रोफेशनल प्रमोटर, तो ये एक्सपर्ट होते हैं, ये आते हैं कंपनी को स्टार्ट करके चले जाते हैं. और ये दूसरा फाइनेंशियल प्रमोटर होते हैं, ये भी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ये कंपनी को फाइनेंस देने का काम करते हैं ताकि कंपनी अच्छे से रन कर सके. थर्ड है एंटरप्रेन्योरियल प्रमोटर्स. These promoters conceive the idea of new business units, do the necessary preliminary work in setting up the business unit, and ultimately control the manage the same. In India, most promoters belong to this category. तो ये आइडिया को कंसीव करते हैं और बिजनेस को रियलिटी में लेके आते हैं. और अगर हम लोग इंडिया की बात किया जाए तो ये एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम लोग इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया में हमारा प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों रन करता है. तो गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है एज अ प्रमोटर, देखिए. सिंस इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ बिग प्रमोटर ऑफ एंटरप्राइज. बिल्कुल जब से हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने हमारे प्रमोशन में बहुत हेल्प किया है. इट हैज प्रमोटेड सेवरल एंटरप्राइज इन डिफरेंट फील्ड सच एज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, हैवी इलेक्ट्रिकल, शिपिंग, आयरन एंड स्टील, ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो जो हमारी गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा है. हैवी इलेक्ट्रिकल में जैसे अगर हम बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज द एग्जांपल ऑफ द एक गवर्नमेंट कंपनी की हम बात कर सकते हैं इसको. शिपिंग, आयरन एंड स्टील, ऑयल, इंडियन ऑयल की हम बात कर लें, नेचुरल गैस की, तो ये इन सारी कंपनियों को रन कराने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है. नेक्स्ट वन इज द इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर. So these are some specialized institutions like Industrial Development Bank of India, National Industrial Development Corporation, etc., which are providing technical, managerial, and financial assistance for promotion of new enterprise.
तो गवर्नमेंट के अलावा जो हमारे यहाँ पे बैंक है, जैसे है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये लोन प्रोवाइड करते हैं, किस बेसिस पे लोन प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं। अगर मतलब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो तो ये टेक्निकल पर्सन भी प्रोवाइड करते हैं। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, और फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब वो अपने यहाँ से बंदे भी भेजते हैं कि उनको जाके फाइनेंस को कैसे यूज़ करना है, वो उनको बताते हैं, जो इंडस्ट्री होती है उनको बताते हैं। और टाइम टू टाइम ये सर्वे भी करते हैं, 1 साल या 6 महीने के अंदर ये सर्वे भी करते हैं कि जो पैसा हमने दिया है इंडस्ट्री को, क्या उस इंडस्ट्री ने उस पैसे को सही तरीके से लगाया है या नहीं लगाया है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे, बेस्ट एग्जांपल आईडीबीआई का दे सकते हैं। Promotion of different types of organization. As we know about role of entrepreneur in setting up a business, the promoter decide the product or service which has a market, then task necessary steps for launching a business venture. देखिए, सिर्फ आइडिया तो सबके दिमाग में आता है कि आज हम ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, लेकिन उसको रियलिटी में लाने का काम बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर का है। तो एंटरप्रेन्योर को ऐसे आइडिया देखना होगा जो कि वो रियलिटी में इसको लेके आ सके और बिजनेस को स्टार्ट करा सके, और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट ना कराए, प्रॉफिट भी होना चाहिए उस बिजनेस में, उसका एम्बिशन होना चाहिए। और जो बिजनेस है वो भी लोगों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट बनाए वो लोगों को हार्मफुल हो, तो वो रियलिटी में वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिफोर लॉन्चिंग द बिजनेस एंटरप्राइज, द प्रमोटर टेक्स डिसीजन अबाउट द फॉर्म ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले प्रमोटर को सिंगल ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप, कौन सी ओनरशिप है वो उसको देखना जरूरी है। लॉन्चिंग द बिजनेस टोटली डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखना बहुत जरूरी है कि उस बिजनेस में सिंगल ओनरशिप है या जॉइंट ओनरशिप है, मतलब एक कोई ओनर है, ओनर करता है, या उसमें 2 या 3 लोग मालिक हैं। Launching the business totally depends upon the form of organization, proprietary concern, partnership form and joint stock company। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आगे चल के हम अभी वन बाय वन देखेंगे। First one is what? Proprietary concern. When a business is decided to be set up under single ownership, there is practically no legal formalities involved। जब हम खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमको किसी भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम ही उसके ओनर है, तो क्या करना है, कैसे करना है, वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स सम टाइप ऑफ बिजनेस परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस है जो प्राइवेट है, मेरा अपना खुद का है, लेकिन फिर भी उसमें हम गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल टू ओपन अ रेस्टोरेंट, परमिशन फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड। अगर हमको रेस्टोरेंट खोलना है, अच्छा रेस्टोरेंट खोलना है, तो हमको हेल्थ डिपार्टमेंट से परमिशन लेना जरूरी होगा, तभी हम खोल पाएंगे। अ बिजनेस में ऑल्सो भी ओन बाय अ जॉइंट हिंदू फैमिली। उस दिन ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कर्ता, जहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होगा, तो उसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहते हैं। इन सच अ बिजनेस द हेड ऑफ फैमिली इज नोन एज कर्ता एंड ही हैज फुल कंट्रोल ओवर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। तो जो भी करता होगा उसके पास पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कहाँ से पैसा आएगा और उनको कहाँ पे एक्सपेंस करना है, कहाँ पे खर्चा करना है, ये सारा रोल कर्ता का होता है। ये करता आता है इन द केस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने जॉइंट हिंदू फैमिली देखा, अब हम देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। नाम से ही है पार्टनर, मतलब यहाँ पे 2 या ज्यादा लोग होंगे, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस।
ये जो 2 पर्सन है ये दोनों लोग एग्री होंगे कि हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। द बिजनेस में बी कैरिड ऑन ऑल बाय और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर बहुत एक्टिव हो, एक कोई पैसा लगाएगा एक कोई हार्ड वर्क करेगा तो भी पार्टनरशिप फैम कहलाती है। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में बी ओरल और रिटेन। तो पार्टनरशिप को इतना लीगली नहीं लिया गया है, इसलिए इसमें जो एग्रीमेंट होगा ये ओरल होगा या रिटेन होगा। लेकिन ओरल का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सामने वाला कब चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता। इट इज बेटर कि पार्टनरशिप फॉर्म में भी जो एग्रीमेंट है वो रिटेन हो और दोनों की साइन हो ऑन स्टैम्प पेपर। हेंस नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू लॉन्च पार्टनरशिप फॉर्म। अब आता है पॉइंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट इन फ्यूचर। It is advisable that the agreement should be in writing form. The written agreement is known as partnership deed. आगे चल के दोनों पार्टनर में कोई झगड़ा ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जिससे बिजनेस पे असर पड़े, बिजनेस बंद करना पड़े। इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनरशिप डीड होती है, मतलब एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब उस एग्रीमेंट में है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेके आई हूँ। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। किस नेचर का बिजनेस है और ये बिजनेस कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, बाहर हो रहा है। अगर यूपी की बात करें यूपी में हो रहा है या कहीं महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस भी स्टेट में हो रहा है पूरा इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल कितने सालों के लिए है वो होना चाहिए। कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, अब इसमें पैसा जो है वो कौन लगाएगा, दोनों पार्टनर लगाएंगे या कोई एक लगाएगा, वो उसमें क्लियर होना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, उसमें रेशियो क्या होगा, इक्वल का रेशियो होगा या 1/4 होगा, 1/3 होगा, जो भी रेशियो होगा पार्टनरशिप में प्रॉफिट को शेयर करने का वो पूरा वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। राइट ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, किस पार्टनर की क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज है। देखिए यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज दो अलग अलग चीज होती है। राइट्स मतलब हम हमारे पास राइट है, हम ये काम कर सकते हैं। एंड ड्यूटीज मीन्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये हमको करके देना है। एंड ऑब्लिगेशन मीन्स कि इससे आगे हम कोई भी काम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इज सैलरी पेबल टू एनी पार्टनर, ये भी हमको पता होना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट ना लेके अगर हमको सेकंड पार्टनर को सैलरी देना है तो कितना सैलरी देना है, ये भी पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं बट मैं कुछ ही लेके आई थी आपके लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए मैं जो सारे फॉर्म्स बता रही हूँ ये कंपनी लॉ का पार्ट है और ये बहुत ही बड़े वे में दिया गया है अगर आप कंपनी लॉ की बुक में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे सीबीएस में थोड़ा थोड़ा सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ आपके लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी, company is association of person, so there should be more than one person to start a company. A company has a separate legal entity, ये कंपनी का एक होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी सारा काम एज अ ह्यूमन बीइंग करता है, बस उसके पास दिल नहीं होता है, इसीलिए कंपनी इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। एंड कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी किसी एक पर्सन से स्टार्ट नहीं होती है, ये 2 4 10 लोगों से स्टार्ट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देयर शुड बी मोर देन वन पर्सन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। टू स्टार्ट अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी जैसे एक इंसान अपनी अहमियत को समझते हुए अलग से काम करता है, ठीक उसी तरीके से कंपनी भी एक इंसान की तरह ही पूरा काम करती है। उसके पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, उसके पास भी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। मोस्टली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के टाइप्स तो बहुत है, चार्टर्ड कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 टाइप्स लेके आई हूँ, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी।
So it is necessary, private limited or public limited company, it is necessary that the company is duly registered under the Companies Act. प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, दोनों कंपनी के लिए ये जरूरी है कि उनको कंपनीज एक्ट 1956 पहले था, अब 2013 एक्ट के हिसाब से कंपनी को रजिस्टर करना है। अब आगे की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप एक कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं अब आपको यहाँ पे लेके आई हूँ। The promoters have to decide which type of company they should prefer to form. अब प्रमोटर डिसाइड करेगा कि किस टाइप की कंपनी फॉर्म करनी है। फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग अ बिजनेस, प्रमोटर जनरली वांट दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर शुड बी लिमिटेड। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट दे एग्री टू कंट्रीब्यूट। तो रनिंग अ बिजनेस में जो प्रमोटर ये दिखाते हैं कि जो भी मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी है, जितना कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतनी तक ही होनी चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी रजिस्ट्रेशन। फॉर ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट इन इंडिया देयर इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देखिए कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, वो अपने आप स्टार्ट नहीं होती है। तो एक मिनट ना, एक मिनट से। For company registration, for each state or group of state in India, there is registrar of company. तो वहाँ पे कंपनी के रजिस्ट्रार की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं, ये एक एग्जांपल मैं लेके आई हूँ आपके लिए। What let's see what promoters have to do for registration of the company। एक ये कंपनी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है इसका एग्जांपल है ये। चलते ही देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी क्या होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन। इस वर्ड को आप याद रख लीजिएगा, इनकॉर्पोरेशन किसे कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी को हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं। A company is said to be incorporated when it receives the certificate of incorporation from the registrar of the company। तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जब रजिस्ट्रार हमें सर्टिफिकेट देता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड इट इज अ प्रूफ दैट कंपनी हैज बीन लीगली स्टार्टेड। जब रजिस्ट्रार हमें सर्टिफिकेट देता है तो हम लीगली तैयार हो जाते हैं कि अब हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। The promoter has to take the following steps for obtaining the सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब प्रमोटर को क्या क्या चीजें करनी चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। पहला है सेलेक्टिंग अ नेम ऑफ अ कंपनी, सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड एंड थर्ड वन इज फाइलिंग द डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये जो 3 पॉइंट है, पहला है इसमें सेलेक्टिंग ऑफ नेम, पहले कंपनी का नाम सेलेक्ट किया जाता है कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सेकंड है पार्टनरशिप ऑफ प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। अब रजिस्ट्रार के पास जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आएंगे, उस डॉक्यूमेंट की तैयारी भी करनी होगी। और जब तैयारी हो जाएगी तो फाइलिंग द डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। जब पूरे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास लेके जाएंगे ताकि कंपनी को रजिस्टर किया जा सके। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पहला पॉइंट, सेलेक्टिंग नेम ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एवरी कंपनी टू रजिस्टर should have a name by which it will be known for legal and business purposes। कोई एक ऐसा आर्टिफिशियल नेम होना चाहिए ताकि उस कंपनी के नाम से उस कंपनी को जाना जा सके। जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ द टाटा कंपनी, बेल कंपनी, रिलायंस कंपनी, है ना, आजकल ये बहुत फेमस है। तो उनके सारे प्रोडक्ट जब उस कंपनी के नाम हम लेते हैं तो हमारे माइंड में अपने आप उनके प्रोडक्ट घूमने लगते हैं।
Promoter generally selects name. For this purpose, an application on a prescribed form is submitted to the Company Law Administration, Government of India, through the Register of Companies for approval. तो नाम कौन सेलेक्ट करता है? नाम सेलेक्ट करता है प्रमोटर की कंपनी का क्या नाम होना चाहिए, और नाम भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों को गुमराह ना कर सके। नाम के हिसाब से लोगों का माइंड या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस कंपनी का क्या प्रोडक्ट होगा। It is also necessary to include the word limited and private limited in the case of a public limited company and private limited company respectively. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सामने पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है तो इसके सामने लिखा होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 कि अगर हम कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, जो सेकंड पॉइंट अभी हमने यहाँ ऊपर देखा है। हाँ, ये कि सेलेक्टिंग अ नेम फॉर अ कंपनी, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट टू बी फाइल। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको फाइल करने होंगे एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। पहला है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डॉक्यूमेंट। अब इसको डीपली हम एक के बाद एक देखेंगे। तो देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए होता है। इट डिफाइंस फॉर व्हाट पर्पस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही पब्लिक को पता चल जाता है कि ये कंपनी किस चीज के लिए स्टार्ट हुई है। इट लेस डाउन द बाउंड्रीज बियॉन्ड विच द एक्शन ऑफ कंपनीज कैन नॉट गो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक बाउंड्री बना दी जाती है कि कंपनी की क्या लिमिट्स है, क्या पावर है, उसके आगे वो कंपनी नहीं जा सकती है। उस लिमिट के आगे कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। इसको हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। द मेमोरेंडम enables the shareholders, creditors and all those who deals with the company to know what its powers and what the range of its activities। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने पहले ही कहा कि ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्ट है इस कंपनी को स्टार्ट करने का और इस कंपनी का दायरा क्या है काम करने का। Memorandum of Association is a public document and anybody dealing with the company is presumed to have knowledge of the contents of the memorandum। इसका मतलब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर किसी भी क्रेडिटर को, बैंकर को या किसी को भी कंपनी से लोन लेना है, देना है, जो भी करना है, तो ये माना जाता है कि जो भी क्रेडिटर है उन्हें कंपनी के बारे में पता है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अवेलेबल होता है नेट पे। तो ये इजीली एनीवन इसको पढ़ सकते हैं, बाद में वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। It is open for inspection. Anybody can get it copy on payment of a nominal charge। तो ये अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है वो ओपन है, और आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थोड़ी सी कुछ फीस देने के बाद आप पूरी इंफॉर्मेशन उस कंपनी की ले सकते हैं। At last, 7 in the case of the public company and at least 2 in the case of the private company must subscribe to the memorandum। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग सब्सक्राइब करना चाहिए, एंड इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम से कम 7 लोग सब्सक्राइबर होना चाहिए। आगे चल के देखते हैं कि सब्सक्राइबर कौन होते हैं। नाउ क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7 क्लॉजेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, नॉमिनेशन और सक्सेशन क्लॉज। तो देखते हैं एक के बाद एक सारे क्लॉजेस होते क्या हैं।
सबसे पहला है नेम क्लॉज। अ कंपनी इज फ्री टू अडॉप्ट और चूज एनी नेम विच इट लाइक्स। कंपनी पूरी फ्री है किसी भी नेम को सेलेक्ट करने के लिए जो उसे पसंद हो, लेकिन कुछ कंडीशन भी है। But the name should not be misleading so as to suggest the company is connected with a particular business. लेकिन कंपनी का नाम ये नहीं सजेस्ट करना चाहिए कि ये कंपनी ये वेलफेयर के लिए है, लेकिन अगर आप उसके प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट लोगों को यूज करने के बाद नुकसान किया जाता है। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे क्लियर के लिए कि पान पसंद पान मसाला। तो जब ये पान पसंद पान मसाला आता है तो उसमें ये पता है कि ये पान का मसाला है, और अगर आप उसके ब्रीफ में जाएंगे तो वहां पे वो दिया होता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, वहाँ पे लिखा होता है, या उसका ऐड आता है तो लास्ट में वो ज़रूर लिख देते हैं कि हम पब्लिसिटी तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के हेल्थ के लिए नुकसान है। तो नेम से ये क्लियर होना चाहिए कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। द कंपनी शुड नॉट चूज एनी नेम विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो कंपनी, जैसे हम टाटा की बात करें तो ऑलरेडी टाटा कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस। अगर हम आज की डेट में कहें कि हम भी जा रहे हैं एक टाटा कंपनी स्टार्ट करने, तो और सेम पैकेजिंग भी उसके जैसा बना ले और मार्केटिंग भी हम बहुत वे में करें तो टाटा कंपनी हमारे ऊपर केस कर देगी, क्योंकि टाटा ऑलरेडी एक पब्लिक एक फैमिलियर कंपनी है जो सब लोगों को पता है कि टाटा के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो हम सेम नेम नहीं चूज कर सकते जो कि ऑलरेडी इकोनॉमी में रन कर रहा है। हमारा नेम थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए और मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए कि क्यों इस कंपनी को हमने स्टार्ट किया है। सेकेंड पॉइंट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। सेक्शन 12 द नेम ऑफ द स्टेट। आज मैं थोड़ा सा कॉमर्स के इसमें ही जा रही हूँ क्योंकि ये कॉमर्स के सारे टर्म्स हैं। तो सेक्शन 12 द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। अब कंपनी तो स्टार्ट हो गई, किस स्टेट में कंपनी स्टार्ट हो रही है ये भी उसमें देना होना चाहिए। तो पहला क्लॉज है हमारा नेम क्लॉज एंड सेकेंड क्लॉज इज आर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कि हमारी कंपनी का ऑफिस कहाँ होगा, मेन ऑफिस कहाँ होगा। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच अ कंपनी विल अंडरटेक इट इज टू बी स्टेटेड इन दिस क्लॉज। तो किस चीज के लिए वो कंपनी स्टार्ट हो रही है, कितने दिनों के लिए स्टार्ट हो रही है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कोई अगर मेडिकल लाइन की कंपनी तो उसका ऑब्जेक्ट होगा कि वो मेडिसिन प्रोवाइड कर देगी, और ये मेडिसिन इस ईयर तक प्रोवाइड करेगी और कितने प्रॉफिट में करेगी, मतलब उसके क्या ऑब्जेक्ट है ये क्लियर होना चाहिए। A company is free to choose any object, but the object should not be illegal। जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी आप चाहे प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करिए या पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करिए, और लेकिन उसके ऑब्जेक्ट जो हैं, जो उसका प्रोडक्ट है वो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होना चाहिए, ना कि नुकसानदायक होना चाहिए। दैट्स वाई इलीगल नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन इज द लाइबिलिटी क्लॉज। This clause states that liability of the member of the company is limited or unlimited। ये क्लॉज बताता है कि अगर कोई भी मेंबर कंपनी का है तो उसकी लाइबिलिटी कितनी है, जितना पैसा उसको पे करना है उस कंपनी के लिए उतनी ही लाइबिलिटी है, या पैसे के ऊपर भी कंपनी अगर कभी लॉस में जाए तो उसको पैसा कंपनी को देना है। इट मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल क्लॉज। It must indicate the amount of capital with which the company is registered। ये पूरा वहाँ पे होना चाहिए। अगर हम लाइबिलिटी साइड में देखते हैं तो हमको सबसे पहले दिखाई देता है कैपिटल में, और वहाँ पे दिखाई देता है हमको एथराइज कैपिटल। तो यहाँ पे एथराइज कैपिटल की बात हो रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और एथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो कंपनी कितनी कैपिटल के लिए स्टार्ट हुई है, मान लीजिए 5 करोड़ 10 करोड़, तो ये वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगर 10 करोड़ के लिए स्टार्ट हो रही है
तो इट शुड नॉट बी मोर देन, मतलब कंपनी के ये राइट नहीं है कि वो 10 करोड़ के आगे एक भी रुपया पब्लिक से ले। इसीलिए यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। Authorized capital sets the limit beyond the which company should not exceed। तो authorized capital वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इससे ज़्यादा कंपनी लोगों से पैसा नहीं ले सकती है। If company needs more capital in future, it can always increase its nominal capital, altering its memorandum। अगर कंपनी को मान एग्जांपल अभी हमने 10 करोड़ लिया था, अब कंपनी को 15 करोड़ अपना करना है एथराइज कैपिटल, तो इसके लिए कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फैक्ट बता दूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना बहुत आसान काम नहीं है, ओनली इन द केस ऑफ द इमरजेंसी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इजीली अल्टर नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट है। नेक्स्ट वन इज द सब्सक्रिप्शन क्लॉज और एसोसिएशन। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड 2 पर्सन इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। ये तो हम लोग अभी देख चुके हैं। सच पर्सन्स आर टर्म्ड एज सब्सक्राइबर। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने के लिए पब्लिक कंपनी में 7 लोगों की जरूरत होती है और प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों की जरूरत होती है जो साइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो उसे हम सब्सक्राइबर कहते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस। कोई एक विटनेस होना चाहिए, उसके सामने साइन होना चाहिए। ईच सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको कम से कम 1 शेयर कंपनी का परचेज करना होगा। The statutory requirement regarding subscription of memorandum are that each subscriber must take at least 1 share. Each subscriber must write the number of share taken by him opposite his name। अब इसके अपोजिट हमारा सेकंड आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। A set of rules and regulation for internal management of the company is called as the article of association। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम कह सकते हैं कि दिस इज द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम कहते हैं दिस इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जिसको कंपनी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है टाइम टू टाइम आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार। इसीलिए इसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, और इसको आप इजीली अल्टर भी कर सकते हैं। अब उसमें इसके भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी बहुत सारे पॉइंट थे, बट मैं यहाँ पे कुछ ही पॉइंट लेके आई हूँ आपको। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स को कैसे अलॉट करना है, ये थोड़ा कॉमर्शियल टर्म है। जो लोग बीएससी बैकग्राउंड के हैं या वो हैं तो थोड़ा सा उनके लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, देन शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट, अगर आपने कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज किए हैं तो उस शेयर सर्टिफिकेट आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये भी, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ मिलेगी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेगा। एंड थर्ड वन इज जनरल मीटिंग। कंपनी कौन सी मीटिंग कर रही है, कब कर रही है, कैसे कर रही है, दैट इज ऑल्सो इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड नेक्स्ट वन इज अकाउंट्स एंड ऑडिट। ऑडिट भी होना चाहिए कंपनी का टाइम टू टाइम। फिर कॉल ऑन शेयर फॉर फ्यूचर ऑफिसर। ये बहुत सारे बड़े टर्म है, जब आप कंपनी के बारे में डीपली पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। बोरिंग पावर, वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज उसे कहा जाता है जब कोई मीटिंग में प्रेजेंट ना हो तो उसकी जगह पे कोई दूसरा जाके मीटिंग अटेंड करे, उसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। तो सारे कॉमर्शियल टर्म है। अब आता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये इसी का इंतजार था कंपनी को। A private company can commence business activities as soon as it is registered after certificate of incorporation। प्राइवेट कंपनी
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। द प्रमोटर ऑफ सच कंपनी रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो जो प्रमोटर हैं वो पैसा प्राइवेट कंपनी के लिए अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से ले सकते हैं और पैसा लेने के बाद वो कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। बट for a public limited company, it is necessary to get a certificate of commencement of business from the registrar of companies, for which number of additional steps have been taken. अब पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी तो अपना स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको पूरा करने के बाद ही पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस या अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकती है। पहला है हमारा प्रिपरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेकेंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड थर्ड पॉइंट इज डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। अब पब्लिक कंपनी को ये तीन चीज जरूरी होता है लेने के लिए, तभी पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। चलिए देखते हैं अब इन सबको वन बाय वन कि ये क्या है। प्रिपरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब हम समझते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। द डॉक्यूमेंट which is prepared to invite the public to subscribe to the shares of the company is known as prospectus। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक को ये बताए कि इस कंपनी के शेयर्स को बेचा जा रहा है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोस्पेक्टस। अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर इट इज इशूड टू द पब्लिक। तो सीधे प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू नहीं किया जा सकता है, पहले प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार को देनी होगी। जब रजिस्ट्रार इसको ओके कर देगा तभी पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस को पब्लिक के लिए इशू करेगी। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि प्रोस्पेक्टस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसमें आप जो भी ये न्यूज़पेपर में प्रोस्पेक्टस को पब्लिश होना जरूरी है और इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पूरा लिखा होना चाहिए ताकि पब्लिक पूरी अच्छी तरीके से समझे कि इस कंपनी के क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशन है, कितने इसके ऑथराइज कैपिटल है, तो पब्लिक को गुमराह ना होने पाए, इसीलिए प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी को इशू करना बहुत जरूरी होता है विथ परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार। अब जो इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ये ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? If the promoters decide not to approach the public for raising the necessary capital, but to arrange subscription of capital by their friends or relatives, it is not necessary to them to issue a prospectus। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल है, अब उसको प्रोस्पेक्टस, उसको लोगों से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है पब्लिक में। तो ऐसे केस में क्या होगा कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है कि कंपनी रजिस्ट्रार को ये बताएगी कि हमारे पास सफिशिएंट फंड है, वी डोंट वांट टू टेक फंड फ्रॉम द पब्लिक, तो हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस वो रजिस्ट्रार के पास फाइल कर सकती है। इन दिस केस अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया है। सेकेंड पॉइंट है हमारा सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो इफ पब्लिक कंपनी ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स exceed rupees 1 crore, here some terms and condition is given here. If public company offers for sale of shares and debentures exceeds rupees 1 crore, the company must obtain the permission of controller of the capital issues न्यू दिल्ली। तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर कैपिटल है, ये बुक में दिया गया है, उस हिसाब से कंपनी को कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू न्यू दिल्ली से परमिशन लेना पड़ेगा। After obtaining such permission and registration of prospectus with the registrar, the company can invite public to subscribe to its shares। जब वो परमिशन ले लेगी कंपनी तभी जाके कंपनी प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करेगी, पब्लिश करेगी। एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी प्रोस्पेक्टस को गजेट में पब्लिश होना। एंड लास्ट स्टेज इज हियर
डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, ये क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। When all the formalities in respect of a public issues have been completed, जब सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी, द कंपनी विल हैव टू फाइल द रजिस्ट्रार। जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी तो कंपनी सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी, मतलब उस रजिस्ट्रार के पास जमा करेगी। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विल स्क्रूटिनाइज ऑल द डॉक्यूमेंट। तो रजिस्ट्रार क्या करती है, जितनी भी डॉक्यूमेंट जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सारे डॉक्यूमेंट जब पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करती है तो रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट के सारे पॉइंट को एक एक करके चेक करती है कि ये सही है या नहीं है। एंड इफ सेटिस्फाइड he shall issue a certificate of commencement of business। तो अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाएगा तो पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा ताकि पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे दो कंडीशन है प्राइवेट कंपनी के लिए। तो प्राइवेट कंपनी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी बताइए मुझे कि कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी होता है। एंड फॉर द पब्लिक कंपनी विच सर्टिफिकेट इज नेसेसरी फॉर ओपनिंग द कंपनी। आज के सेशन में मैं इतना ही आप लोगों के लिए लेके आई थी। आप लोगों को जो भी डाउट हो या समझ में आया, जैसा भी लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। किसी को कुछ पूछना है आज के सेशन में? थैंक यू गरिमा जी। क्विक रिकैप बिगनिंग से, त्रिलोक जी क्या बिगनिंग से सारा स्लाइड आप देखना चाहेंगे? एक मिनट में आपको फिर लेके चलती हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाद में फिर हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी जब स्टार्ट होगी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उनके पास होना चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी को स्टार्ट होने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होना चाहिए।